हेलो एवरीवन, दिस इज़ नित्या। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है किंग्स एंड किंगडम्स वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी ताकि आपको ये जो टॉपिक है द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ वो अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पर्सन ए, ठीक है, और ये है हमारा पर्सन बी। अब ये जो पर्सन ए है वो इस पर्सन बी के अंडर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। पर टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये जो पर्सन ए है इसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, मनी और पावर बढ़ जाती है, स्किल्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यही पर्सन ए इस पर्सन बी पे क्या करता है, डोमिनेट करना चालू कर देता है, ठीक है। वही इस चैप्टर में हमको देखना है कि कैसे जो 7th सेंचुरी के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स उभर कर आए और इनकी जो पोजीशन थी वो किंग के अंडर थी, या ये कह लें कि ये किंग के सबऑर्डिनेट थे, जिनको हम क्या कहते थे, सामंताज। किंग के सबऑर्डिनेट थे कौन, लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको कहा जाता था सामंताज। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इन सामंतों ने अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि इन्होंने किंग के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और किंग की पोजीशन से उसको हटाकर खुद ये लोग क्या बन गए, राजा बन गए। तो पहले क्या हो रहा था इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर इसको हम लेके चलें तो इसमें क्या था, इसमें जो एम्प्लॉय है वो ओनर के अंडर वर्क कर रहा है, ठीक है, वो ओनर के अंडर वर्क कर रहा है। पर जैसे जैसे इस एम्प्लॉय के पास पावर, मनी और स्किल्स बढ़ी, इसने इस ओनर को डोमिनेट करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो एम्प्लॉय है उसकी पोजीशन बढ़ गई, ठीक है, अब वो ओनर से भी ज़्यादा मजबूत हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो वैसे ही हमने देखा कि 7th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लैंडलॉर्ड्स और चीफ्स उभर कर आए जो कि किंग्स के सब ऑर्डिनेट थे, और उसके बाद कैसे इन सामंताओं ने अपनी पावर और अपनी मनी के बल पे राजा के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और राजा को हटाकर ये लोग खुद राजा बन गए। अब अगर हम बात करें कि राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ में थे कौन कौन, कौन सामंता थे, फिर कौन राजा बन गए, तो वो थे हमारे राष्ट्रकूटास, पालास, गुर्जर प्रतिहारास, चोलास, चाहमनास और अदर्स, ठीक है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रकूटास है वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारास यहाँ रूल कर रहे हैं, और जो चोलास है वो बिल्कुल सदर्न पार्ट मतलब साउथ में रूल कर रहे हैं। अगर हम गुर्जर प्रतिहारास की बात करें तो इनका जो रूल था वो वेस्टर्न इंडिया में था, मतलब कि वेस्टर्न और सेंट्रल हिस्से इनके अंडर आते थे। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके इनके अंडर आते थे, और धीरे धीरे इन गुर्जर प्रतिहारास ने अपने रूल को बढ़ाकर यूपी के कन्नौज तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था। यूपी के कन्नौज इलाके तक इन गुर्जर प्रतिहारास का कंट्रोल हो गया था, जहां पर पहले ये वेस्टर्न और सेंट्रल हिस्सों को कंट्रोल करते थे, जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पालाज की, तो जो ये पालाज हैं इनका जो रूल था, इनका जो रूल था वो था ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में इनका रूल था, ठीक है। जैसे आज के हिसाब से हम देखें तो वो होगा हमारा बंगाल एंड बिहार। उनके राज्य का विस्तार कभी कभी आसाम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक भी हो जाता था। तो ये हमने देखा कि कैसे गुर्जर प्रतिहारास जो थे वो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट के हिस्सों को कंट्रोल करते थे, और कैसे जो पालास थे उनका जो रूल था वो ईस्टर्न पार्ट, आज के टाइम पे हम देखें तो बंगाल और बिहार में उनका जो रूल था वो फैला हुआ था, और कभी कभी उनके रूल का विस्तार आसाम और उड़ीसा तक भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रकूटास की, तो जो ये राष्ट्रकूटास हैं इनका जो रूल है वो डेक्कन रीजन में देखने के लिए मिलता है, इंडिया के डेक्कन रीजन में। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जैसा हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले जैसे बड़े इलाके में, अगर हम राष्ट्रकूटास की कैपिटल की बात करें तो इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था मयंक खेता, जो कि कहाँ थी, कर्नाटका में स्थित थी।
अब अगर हम राष्ट्रकूटास की बात करें तो ये राष्ट्रकूटास जो थे ये शुरुआत में कर्नाटका के चालुक्य राजाओं के सबऑर्डिनेट्स थे। ये कौन थे? सबऑर्डिनेट्स थे कर्नाटका के चालुक्य के राजाओं के, ठीक है। और 8th सेंचुरी के मिड में एक राष्ट्रकूटा चीफ जिसका नाम था हमारा दांती दुर्ग ने क्या किया? दांती दुर्ग ने अपने ही चालुक्य राजा को हरा दिया और उनका राज क्या किया? इसने छीन लिया और खुद राजा बन गया। तो ये हमने देखा कि कैसे एक सामंता ने अपना रोल इस्टेब्लिश कर लिया, कैसे ये इतना पावरफुल हो गया कि इसने अपने ही चालुक्य राजा को क्या किया? हरा दिया, डिफीट कर दिया और यहाँ पर खुद राजा बन गया। पर अब क्या होता है ना, अब जो ये राजा था दांती दुर्ग, अब इसके साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? इसके साथ ये दिक्कत थी कि ये जो है ये क्षत्रिय नहीं था। तो अब इसने क्या करा? अब इसने क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल निकाला जिसका इसने नाम दिया हिरण्यगर्भा रिचुअल, जिसको हम गोल्डन वॉर्म भी कहते हैं। इसका ऐसा मानना था कि इस रिचुअल को परफॉर्म करके कोई भी नॉन क्षत्रिय क्या हो सकता है? कोई भी नॉन क्षत्रिय क्षत्रिय बन सकता है, मतलब कि उसका रीबर्थ हो सकता है। अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जैसे दांती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं था, तो उस ज़माने में लोग उसी को राजा एक्सेप्ट करते थे जो जन्म से क्षत्रिय हो। अब दांती दुर्ग तो क्षत्रिय था नहीं, तो इसने हिरण्यगर्भा वाला रिचुअल निकाला और इसने ऐसा कहा कि अगर ये रिचुअल परफॉर्म किया जाए तो कोई भी नॉन क्षत्रिय इंसान क्षत्रिय बन सकता है, मतलब कि उसका रीबर्थ हो गया है। फिर तो देखा आपने कैसे एक सामंता एक राजा बन गया। तो हमने ये देखा दांती दुर्ग की कहानी। अब हम देखते हैं ब्राह्मणास जो राजा बने। अब इस सेंचुरी में क्या था? ऐसे कुछ राजा भी थे जो ब्राह्मण थे। पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, जिसमें से था हमारा पहला ब्राह्मणास, दूसरे थे हमारे क्षत्रिय, तीसरे थे हमारे वैश्य और लास्ट थे हमारे शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था? टू टीच वेदास। और जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? उनका काम था लड़ाई में जाना, ठीक है, लड़ाई में जाना, लड़ाई को जीत कर आना, ये सब उनका काम था। वैश्यों का काम था ट्रेड करना। और जो शूद्र थे इनका काम था इन जो 3 अपर वर्णास हैं इनको सर्व करना, शूद्रों का काम था। पर यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? अब जो ब्राह्मणास हैं अब वो भी राजा बनने लगे हैं। पहले जहाँ सिर्फ क्षत्रिय राजा बन सकते थे, अब ब्राह्मणास भी राजा बन रहे हैं, जिनका काम वेदों को पढ़ना और पढ़ाना था, जिनका काम सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना था, रिचुअल्स को परफॉर्म करना था, अब वो भी राजा बनने लगे हैं। अगर हम ब्राह्मणास जो राजा बने उसका एग्जाम्पल देखें तो वो था हमारा पहला कदम्बा और मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहारास में हरिचंद्रा। ये हमारे एग्जाम्पल हैं ऐसे ब्राह्मणास जो क्या बने, जो बने हमारे राजा। तो आपने देखा कि इस टाइम में आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आप शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी इस टाइम में राजा बन रहा है। मतलब कि अब वर्णा सिस्टम यहाँ पर कमज़ोर होने लग गया है। तो अगर हम इस टॉपिक का कंक्लूजन निकालें तो किसी एक सिंगल रूलर के पास जो थी वो पावर हमारी फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है। अब कोई भी राजा बन रहा था, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पूजा करके या तलवार उठाकर नए राजा बन सकते हो। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे पावरफुल किंगडम्स खड़े हो गए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, कि इन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा। अब हम किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था अब हम वो समझेंगे। अब भाई अकेला राजा मिलकर तो पूरे राज्य को चला नहीं सकता, सिंपल सी बात है। आप एक जना अकेले 1000 लोगों पे रूल तो कर नहीं सकता। अब उसको कुछ तो अथॉरिटीज़ चाहिए होंगी ना। तो इसमें हमारा सबसे सुप्रीम अथॉरिटी था जो था हमारा किंग। किंग इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। किंग से लॉ बनाता था, आर्मीज़ को लीड करता था और टैक्सेस कलेक्ट करता था। मतलब यहाँ पर किंग की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है कि किंग ही सुप्रीम अथॉरिटी है, किंग ही टैक्स कलेक्शन
की बात करता है, किंग ही आर्मीज़ को लीड करता है और यही लॉज बनाता है। सेकंड हमारे आते हैं मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स। मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स का काम था किंग को एडवाइस करना, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, जो डिपार्टमेंट्स उनको मिले हैं, रेवेन्यू, जस्टिस और एंड मिलिट्री, इन सबको मैनेज करने का काम था जो हमारा वो था मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स का। अब हम देखेंगे लोकल ऑफिशियल्स। लोकल ऑफिशियल्स में जो सामंताज थे और जो हमारे विलेज हेडमैन थे वो लोकल अफेयर्स को मैनेज करते थे। जैसे लोकल एरिया से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी तो उनको मैनेज करना किसका काम था, लोकल चीफ्स का काम था, और टैक्स कलेक्शन करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट और फोर्थ मेजर काम था टैक्सेशन। अब आप राजा तो बन गए, लेकिन इतने बड़े स्केल पे आप टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? आप नए राजा तो बन गए हैं, लेकिन इतने बड़े राज्य, महल और आर्मी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मनी कहाँ से आएगी? अगर आपको इतने बड़े राज्य को चलाना है तो सिंपल सी बात है कि आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि उस टाइम में जो राजा थे उनका टैक्स सिस्टम कैसा था। तो इन नए राजाओं ने लोगों पर अपना रौब जमाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, हाई टाइटल्स क्लेम करना शुरू कर दिए। जैसे कि इन्होंने क्लेम किया महाराजा अधिराजा और त्रिभुवना चक्रवर्ती। इन्होंने लोगों पे अपना रौब जमाने के लिए और ख़ुद को महान दिखाने के लिए इन लोगों ने अब बड़ी बड़ी उपाधियां अडॉप्ट की। जैसे महाराजा अधिराज मतलब राजाओं के राजा, और त्रिभुवना चक्रवर्ती मतलब तीनों लोकों का स्वामी, मतलब लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड। तो आपने देखा कि इन्होंने कितने बड़े बड़े टाइटल लेना शुरू कर दिए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन इन द रियल लाइफ में किंग को अपनी पावर सामंताज, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास के साथ शेयर करनी पड़ती थी। मतलब इसको अपनी पावर इन लोगों के साथ डिवाइड करनी पड़ती थी, इन लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती थी इसको अपनी पावर। अब अगर हम बात करें पैसे की, तो इसके खजाने का मेन सोर्स क्या होगा? राजा के खजाने का मेन सोर्स क्या होगा? इसके पास पैसा आएगा कहाँ से? अब भाई इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। टैक्स किस पे लगाएंगे? कॉमन लोगों में, कॉमन पीपल पर, आम लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो यही इनका क्या होगा? मेन सोर्स होगा मनी का। अब कॉमन लोगों में हमारा कौन आएगा? जैसे हमारे पीजेंट्स आ गए, मतलब कि किसान, कैटल कीपर्स मतलब पशुपालक, और ट्रेडर्स। इन सब पर क्या करता था राजा? टैक्स लगाता था। ठीक है, मतलब कि इनके प्रोड्यूस में से, पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, ट्रेडर्स, इनके प्रोड्यूस में से एक हिस्सा हमेशा किसको जाएगा? एक हिस्सा हमेशा किंग को जाएगा। इन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि ये अपने प्रोड्यूस में से एक हिस्सा राजा को दें, और ट्रेडर्स पर भी टैक्स लगता था अगर उन्हें कोई भी बिजनेस करना हो तो। ठीक है, तमिलनाडु के चोला डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से हमें एक बात पता चलती है। तमिलनाडु के चोला डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से हमें एक बात पता चलती है। वो क्या पता चलती है कि उस टाइम में लगभग 400 से भी ज़्यादा टैक्स लगते थे, जिसमें से हम 2 टैक्स सिस्टम को कवर करेंगे। पहला हमारा है वेती टैक्स, सेकंड है हमारा कदमई टैक्स। अब अगर हम बात करें वेती टैक्स की, तो वेती टैक्स है क्या? जो ये वेती टैक्स है ये कैश में नहीं लिया जाता था। ठीक है, अब कैश में नहीं लिया जाता था तो किस में लिया जाता होगा? ये बेस था फोर्स्ड लेबर पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर राजा की ये इतनी बड़ी ज़मीन है, मान लो ये 200 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, अब इस पर बहुत सारे किसानों से क्या करेगा राजा? काम करवाएगा, और इनसे कोई भी पैसा नहीं लेगा, इसके बदले कोई कैश नहीं लेगा। अब क्या हो रहा है? इनका तो भाई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है ना, राजा इनसे काम करा रहा है, इनको कुछ दे भी नहीं रहा, और फोर्स लेबर के रूप में इनसे काम करवा के क्या ले रहा है? वो टैक्स ले रहा है। तो यही है हमारा वेती टैक्स, जिसमें जो राजा है वो फोर्स लेबर करवा के लोगों से अपना काम करवा रहा है, उन पर कोई भी मॉनेटरी चार्ज नहीं कर रहा, यानी मजदूरों से बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। अब हमारा सेकेंड टैक्स आता है कदमई टैक्स। कदमई टैक्स जो है ये लैंड रेवेन्यू टैक्स था, मतलब ये था ज़मीन का टैक्स।
हर किसान को देना पड़ता था ये टैक्स, घर पर छत डालने पर या फिर खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए, सीढ़ी यूज़ करने के लिए भी टैक्स लगता था। अब देखा आपने कि उस टाइम में कितना खतरनाक टैक्स सिस्टम था। यहाँ पर दोनों ही टैक्स में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। अब हमने देखा कि राजा टैक्स तो लगाता था, अब इस टैक्स का यूज़ भी तो होता होगा कहीं ना कहीं। तो इस टैक्स का यूज़ राजा कहाँ करता था, अब हम वो चीज़ देखेंगे। अब जो राजा था, राजा 4 जगहों पर अपना टैक्स यूज़ करता था। सबसे पहले राजा के बड़े महल और ग्रैंड टेम्पल्स बनाने के लिए उसको टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी। बड़े बड़े किले बनाने के लिए और पड़ोसी देशों से युद्ध करने के लिए वॉर में पैसा खर्च होता था, जिससे और ज़्यादा ज़मीन और ट्रेड रूट्स पर कब्जा किया जा सके। इसलिए जो राजा था वो वॉर में अपना पैसा क्या करता था, खर्च करता था। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि राजा अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। राजा अपना पैसा 4 जगहों पर खर्च कर रहा है। पहला बिग पैलेस बनाने के लिए, सेकंड टेम्पल्स में, तीसरा फोर्ट्स में और चौथा वॉर में। अब अगर हम बात करें कि ये टैक्स कलेक्ट करता कौन था, कौन होंगे वो लोग, तो रिवेन्यू कलेक्टर टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये गांव और शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये पोजीशन अक्सर क्या होती थी, ये पोजीशंस अक्सर हेरिडेटरी पोजीशन होती थी। मतलब पहले फादर ये काम करते थे, उसके बाद उनकी ही फैमिली में से उनका बेटा ये काम करेगा, उसके बाद इनका बेटा ये काम करेगा। तो ऐसे रिवेन्यू कलेक्शन की जो पोजीशंस होती थी रिवेन्यू कलेक्टर की, वो होती थी हमारी हेरिडेटरी। और ये लोग हमेशा गाँव के सबसे रिच फैमिली में से और इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे। और अगर हम बात करें आर्मी में, तो आर्मी में भी राजा के रिश्तेदार ही बड़ी पोस्ट पर होते थे। तो ओवरऑल अगर हम इस बात का कंक्लूजन देखें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कंक्लूजन ये है कि राजाओं के बड़े बड़े नाम सब दिखावे थे। असलियत में उनका पूरा सिस्टम आम जनता के टैक्स और खून पसीने पर टिका था। इस टैक्स कलेक्शन की वजह से राजा बहुत अमीर होते गए। राजा बहुत ज़्यादा रिच होते गए और उतने ही जो कॉमन लोग थे, हमारे जो आम जनता थी, वो उतनी ही एक्सप्लॉइट होती गई। ठीक है, राजा उन्हें उतना ही परेशान करते गए और जनता क्या होने लगी, जनता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज यानी रॉयल प्रेजेस। आज के ज़माने में नेता लोग अपनी तारीफ़ के लिए इंस्टाग्राम या टीवी पर एड्स देते हैं, आपने तो देखा ही होगा। पर 1000 साल पहले, लगभग मान लो 1000 ईयर पहले, राजा अपनी तारीफ़ कैसे करवाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे राजा अपने बारे में बताएगा? कैसे हमें महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती ऐसे नामों के बारे में पता चलेगा? तो कैसे राजा करवाता था? तो इसके लिए क्या होता था, इसके लिए होती थी हमारी प्रशस्तीज। अब ये प्रशस्तीज क्या हैं? जो प्रशस्तीज हैं, प्रशस्तीज आर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस दैट प्रेज रूलर्स। इट इज़ रिटन बाय कोर्ट पोएट्स। दे डिस्क्राइब किंग्स एज ब्रेव, जनरस, पावरफुल, समटाइम एक्सग्रेटिंग देयर अचीवमेंट्स। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ। क्या है प्रशस्ति? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ़ करना। ये वो डॉक्यूमेंट हैं, या हम कह सकते हैं ये वो इंस्क्रिप्शंस हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है, जिनसे हमें राजाओं के बारे में पता चलता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स या ये जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो लर्नड ब्राह्मण्स, मतलब कि पढ़े लिखे पंडित ही लिखते थे। बट आप सोच रहे होंगे कि पढ़े लिखे पंडित लिख रहे हैं, फिर तो ये बात सच्ची होगी, इसमें जो भी लिखा होगा। पर ऐसा नहीं होता था। इसमें लिखी कोई भी बात 100% सच नहीं होती थी। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए होता था कि राजा कितना वीर है, कितना विक्टोरियस है और कितना बड़ा योद्धा है। अगर हम प्रशस्ति का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा मोस्ट फेमस प्रशस्ति का एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। समुद्रगुप्त जो राजा थे उनके उसमें जब हरिसेन ने समुद्रगुप्त राजा की बहुत सारी इसमें तारीफ़ें लिखी, उनको प्रेज़ किया, ये बताया कि वो कितने ब्रेव थे, कैसा उनका रोल था। तो ये फेमस एग्जाम्पल है हमारा प्रशस्ति का। और अगर हम और एग्जाम्पल देखें प्रशस्ति का, तो ग्वालियर में नागा भट्टा की प्रशस्ति में गुज्जरपति हराज
किंग नागाभट्टा के कारनामों की झूठी सच्ची तारीफ की गई है कि उन्होंने छोटे पर ही सबको हरा दिया। जब वो छोटे थे उन्होंने उस टाइम ही सबको हरा दिया। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? एमपी के ग्वालियर में नागरभट्टा की प्रशस्ति में गुज्जर प्रतिहारा किंग नागरभट्टा के कारनामों की झूठी सच्ची तारीफ की गई है इसमें। और ये बताया गया है कि कैसे जब वो कम एज के थे तो उन्होंने कैसे सबको हरा दिया। तो देखा आपने कि प्रशस्ति हमें क्या बताती है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्रीज, और किंग की कैसी फैमिली थी, उसकी फैमिली का हिस्ट्री, उसके क्या क्या रिलीजियस बिलीफ थे, क्या पैट्रनेज था, और जोग्राफिक एक्सटेंट कहाँ तक था उसके किंगडम का, ये सब हमें प्रशस्तिज में देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल इसमें भर भर के राजा की तारीफ लिखी होती थी, चाहे वो सच भी नहीं है फिर भी। अब अगर हम बात करें लैंड ग्रांट्स की, लैंड ग्रांट से आपका क्या मतलब है? ऐसा लैंड जो किसी को हमने गिफ्ट में दे दिया हो उसको लैंड ग्रांट्स मानेंगे हम। जो रूलर्स थे वो किसको लैंड्स ग्रांट करते थे? ब्राह्मणास को, टेम्पल्स को, ऑफिशियल्स को एज अ रिवॉर्ड। और इन ग्रांट्स का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट था सोसाइटी और इकोनॉमी पर। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मदेय ग्रांट्स क्या है। जो ज़मीन खास तौर पर ब्राह्मणास को दी जाती थी वो हमारी ब्रह्मदेय ग्रांट्स कहलाती थी। जिन लोगों को ये मिलती थी, जिन लोगों को ये ब्रह्मदेय ग्रांट्स मिलते थे, यानी कि रेसिपेंट्स, उनके पास ये पूरे अधिकार थे, उनके पास ये पावर होती थी कि वो उस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और उन पूरे विलेजेस का मैनेजमेंट खुद संभालें। मान लो किसी राजा ने किसी को इतनी जो ज़मीन थी वो ब्रह्मदेय ग्रांट कर दी, ब्रह्मदेय लैंड ग्रांट कर दिया इतनी ज़मीन को। अब इसकी जो रिसिपिएंट हैं वो यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है और इस पूरे विलेज को क्या कर सकता है? विलेज का मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो ये था हमारा ब्रह्मदेय ग्रांट्स। अब अगर हम बात करें टेम्पल ग्रांट्स की, तो जो ज़मीन बड़े बड़े मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे हम कहते थे, हमारा क्या कहते थे? टेम्पल ग्रांट्स। ठीक है, इस ज़मीन से जो भी पैसा या अनाज आता था उसे मंदिर के रोज़ के रिचुअल्स में या हम कहें मेंटेनेंस में और फेस्टिवल्स में यूज़ किया जाता था। अब इन ग्रांट्स का कुछ तो असर रहा होगा विलेजेस पे। अब इन ग्रांट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा विलेजेस पे, अब हम वो देखेंगे। तो लैंड ग्रांट्स के 3 मेजर इम्पैक्ट हुए, जिसमें से हमारा पहला है नए सेटलमेंट्स। यानी जब बड़ी ज़मीन दान में मिली तो जंगलों को साफ करके गांव और नए खेती के इलाके बसाए गए, जिससे नई नई सेटलमेंट उभर कर आई। जंगल एरियाज़ को साफ कर दिया गया। ठीक है, अब पहले यहाँ पे अगर मान लो कोई ये ज़मीन है, इसमें बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, तो अब लैंड ग्रांट्स मिलने के बाद क्या हुआ? इन जंगलों को हटाकर, इन जंगल एरिया को साफ कर कर यहाँ पे क्या किया गया? नई सेटलमेंट्स बसाई गई, जिससे शहरीकरण हुआ, शहर का विकास हुआ। सेकेंड इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये जो ज़मीन थी इन पर कौन काम करते थे? इन पर जो थे हमारे पीजेंट काम करते थे, इन पर पीजेंट फार्मिंग भी करते थे, खेती भी करते थे। सेकेंड इम्पैक्ट हमारा ये। अब अगर हम बात करें थर्ड एंड मेजर इम्पैक्ट की, तो वो क्या हुआ? जो हमारे लोकल चीफ्स थे, हमारे लोकल चीफ्स की पावर बढ़ गई यहाँ पर। इस पूरे सिस्टम की वजह से जो लोकल चीफ्स थे, बड़े लोग या जिन्हें हम नेता कह सकें, उनके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल आया और उनकी बहुत सारी पावर बढ़ गई। तो आपने देखा कि लैंड ग्रांट्स होने के कारण क्या क्या हमारे चेंजेस हुए विलेज में। पहले तो नए सेटलमेंट्स बने और उसके बाद जो पीजेंट्स थे वो वहाँ पर काम करने लगे उस ज़मीन पर, और लोकल चीफ्स जो थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम देखेंगे कलहना का एक्सेप्शन। कलहना ने 12th सेंचुरी का कश्मीर राइटर है। कश्मीर का एक राइटर है कलहना। इसने सबसे अलग काम किया। इसने बाकी पंडितों की तरह, जैसे जो बाकी प्रीस्ट थे, ये प्रशस्तिज में राजाओं की बहुत तारीफ करते थे। ठीक है, राजा को बहुत एडमायर करते थे ये प्रीस्ट। पर कलहना जो एक कश्मीर राइटर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पंडितों की तरह राजाओं की सिर्फ अंधी तारीफ ही नहीं की, बल्कि उसने कॉइन्स और डॉक्यूमेंट्स की रिसर्च करके राजाओं की गलत पॉलिटिक्स को खुलकर क्रिटिसाइज़ भी किया। अब इन्होंने क्या किया? किंग्स की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया। सिर्फ प्रीस्ट की तरह जो पहले सिर्फ और सिर्फ राजाओं को प्रेज करते थे, वो काम कलहना ने नहीं किया।
तो यहाँ पर हमें ये एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है कि कलहल ने कैसे राजा की पॉलिसीज़ को और राजाओं को क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि सिर्फ राजा अच्छे ही नहीं थे बल्कि उस टाइम में उनके कुछ गलत काम भी थे जिनको प्रीस्ट के द्वारा प्रशस्तीज़ में क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया था। तो अगर हम इस टॉपिक के फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो वो ये निकला है कि लैंड ग्रांट उस ज़माने का एक ऐसा सिस्टम था जिससे ब्राह्मणास और बड़े ऑफिसर्स के पास बहुत सारी ज़मीन और पावर आ गई। इससे नए नए गांव तो बसे और खेती तो बढ़ी, पर इसकी वजह से समाज में लोकल चीफ्स और ज़मींदार की पास बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई। तो ये था हमारा लैंड ग्रांट्स। सो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला टॉपिक हमारा द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, सेकंड टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, थर्ड टॉपिक हमारा लैंड ग्रांट्स और प्रशस्तीज। अब सेकंड पार्ट में हमारे बचे हुए हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।